तो आज का हमारा टॉपिक है कोवेरिएंट डेरिवेटिव। कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपको जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव कोवेरिएंट कोऑर्डिनेट के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाता है और ये टेंसोरियल डेरिवेटिव होता है। इससे पहले आपने देखा था कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं नॉर्मली, जिस तरह आप सिंपल अलजबरा को इस्तेमाल करते हुए, कैलकुलस को इस्तेमाल करते हुए, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स को ट्रांसफॉर्म करें तो वो टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो उसके लिए हमने कहा था कि हम एक डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव को एक खास तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव यानी डेल जो है, डेल, इसको एक तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं और ये तरीका कहलाता है अफाइन कनेक्शन मेथड। अफाइन कनेक्शन मेथड यानी इसमें एक फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे जिसको अफाइन कनेक्शन कहा जाता है और उसके ज़रिए से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक डेरिवेटिव जिसको कहा जाएगा कोवेरिएंट डेरिवेटिव। कोवेरिएंट डेरिवेटिव का नाम ही बता रहा है कि इसमें एक कोवेरिएंट इंडेक्स होगा जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले आप जरा इस डायग्राम को देखिए जो कि फिगर 6.5 यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स लिए गए हैं। ये कोई मैनीफोल्ड है, नीचे लाइन जो है सीधी, उसके ऊपर दो पॉइंट्स लिए गए हैं। एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। सबसे पहले आपने P पॉइंट के ऊपर एक टेंसर डिफाइन किया जो कि इस केस में सिंगल इंडेक्स वाला है, यानी वो एक वेक्टर है। तो आपने कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर डिफाइन कर दिया है पॉइंट P के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पर XA नजर आ रहा है। अब आप ये करना चाहते हैं कि जब आप P पॉइंट से मूव करके Q पॉइंट पर जाएं तो आपको मालूम है कि Q पॉइंट के ऊपर जो है, जो वेक्टर ऑलरेडी मौजूद होगा वो डिफरेंट होगा P पॉइंट से। ये मैनीफोल्ड की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि हम इस वेक्टर XA को ट्रांसपोर्ट जब करें, जब ड्रैग करें P से Q तक, तो ये पैरेलल रहे, यानी ये अपनी ओरिजिनल सिमत बरकरार रखे, अपनी ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उसको ये बरकरार रखे और इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हुए Q तक ले जाएं, इसको सॉरी ड्रैग करते हुए हम Q तक ले जाएं। लेकिन जब हम Q तक इसको ले जाएंगे तो मैनीफोल्ड जो है वो हमें मजबूर करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Q के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं और जो P के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि 100% वेक्टर को आप ट्रांसपोर्ट करके पैरेलली Q तक लेके जाएं तो वो वेक्टर हमेशा जो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज उसके अंदर आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो P के ऊपर कोऑर्डिनेट है, लेट्स से XA, स्मॉल x, और वो जो Q के ऊपर जाके बन जाता है स्मॉल x प्लस डेल्टा स्मॉल x, यानी उसमें डेल्टा चेंज आता है, तो वो चेंज बहुत स्मॉल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो चेंज जीरो हो गया है। चेंज जीरो एक ही सूरत में हो सकता है अगर Q और P एक ही जगह पर मौजूद हों, एक ही पॉइंट पे मौजूद हों, फिर दोनों के कोऑर्डिनेट्स में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ मैनीफोल्ड अभी P और Q के डिफरेंट पॉइंट्स में, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में फर्क होगा, जिसकी वजह से जब आप इस वेक्टर को अगरचे पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ये जो फर्क है इसको आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि इसको उसने डेल्टा बार एक्स ए कहा है। एक्स ए वो वेक्टर था जो P पे मौजूद था, उसमें जो चेंज आया है दैट इज डेल्टा बार एक्स ए। अब हम इस डेल्टा बार एक्स ए को कैलकुलेट भी कर लेंगे कि ये कितना फर्क जो है यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये बात शुरू हो रही है कि कंसीडर अ contravariant vector field XA which is evaluated at a point Q with coordinate, यानी Q पॉइंट पे उस आकर उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, XA प्लस डेल्टा XA, जबकि वो Q पॉइंट नियर टू अ पॉइंट P बैठा हुआ है, यानी वो Q पॉइंट P पॉइंट के करीब है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं X। देन बाय टेलर्स थ्योरम, जो आपने कल भी देखा था, अगर कोई फंक्शन हो आपके पास और आप उसमें x प्लस सम चेंज करें तो आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं टू द फर्स्ट ऑर्डर एज f ऑफ x प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय f प्राइम x। तो यही चीज यहाँ पर लगाई
ये एक्स ए जो है बड़े वाला, इसको आप एफ समझ सकते हैं, ये फंक्शन है। इसको आपने एक्स पे इवेल्युएट करना है पहले, फिर प्लस सेकंड टर्म आएगी डेल्टा एक्स, और उसके साथ एफ का डेरिवेटिव आएगा जो कि डेल्टा एफ है। बाकी इंडेक्स आप खुद पुट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे एक प्री इंडेक्स ए है, तो राइट पे भी एक प्री इंडेक्स ए होना चाहिए। पहली टर्म में तो एक ही इंडेक्स है, अगली टर्म में तीन इंडेक्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो दो इंडेक्स हैं बी और बी, ये इनके ऊपर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के थ्रू ये खत्म हो जाएंगे आफ्टर समेशन, और आपके पास सिर्फ एक इंडेक्स ही रह जाएगा। तो ये आपने टेलर एक्सपेंशन लिखी है। अब ये जो सेकंड टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, ये सेकंड टर्म को यहाँ पर इसने दोबारा लिखा है और इसका नाम रख दिया है डेल्टा एक्स, क्योंकि ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये जो पहली टर्म है ये एग्जैक्टली ओरिजिनल टर्म के बराबर है, यानी कोई वेक्टर आपको दोबारा मिल गया है, और जो दूसरी टर्म है वो बता रही है कि एक्स में कुछ चेंज हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम जो है वो डेल्टा एक्स ए रख दिया। ठीक है, तो डेल्टा ए एक्स ए इज दिस टर्म, दिस सेकंड टर्म, दिस इज डिफाइंड बाय दिस सेकंड टर्म। और ये क्या बता रही है आपको बाय डेफिनेशन के ये एक्स में चेंज है। चेंज को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह डेरिवेटिव में आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं, तो इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आपने डेल्टा एक्स ए को लिखा है एक्स ए इन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमें मालूम है कि ये टेंसोरियल नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट दी सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स, बट हमें मालूम है कि जो एक्स ए वाला वेक्टर है वो पॉइंट पी पे था, ठीक है, एक्स ए वाला, और ये जो नया वेक्टर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाला, ये वेक्टर जो है ये क्यू पॉइंट पे है, ये जो टेढ़ा सा आपको नजर आ रहा है ये वो वाला वेक्टर है कि जो क्यू पॉइंट पे मौजूद था, तो उसको आपने इस तरह से अब लिखा हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम एक टेंसोरियल डेरिवेटिव वगैरह डिफाइन करने जा रहे हैं। वो जो बात अभी मैंने की थी कि आप पी के ऊपर जो वेक्टर मौजूद है उसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके क्यू पे लेके आए थे, तो ये नया वेक्टर बना था, राइट। तो डेल्टा बार एक्स जो है, ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको कि पैरेलल वेक्टर जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वेक्टर। अब डेल्टा के ऊपर जो बार लगा हुआ है ना, ये जस्ट नाम चेंज करने का तरीका है कि ये कोई और डेरिवेटिव है, और जो सिंपल डेल्टा एक्स आपने यहाँ डिफाइन किया 19 में, ये डिफरेंट है। बस ये इनका फर्क जाहिर करने के लिए बार लगाया हुआ है, क्योंकि दोनों वेक्टर में चेंज बता रहे हैं, लेकिन ये जो चेंज है ये आया है पी और क्यू के दरमियान जो चेंज है, और डेल्टा बार एक्स जो है ये बता रहा है कि एक ही वेक्टर जो पी पे था वो जब क्यू पे पहुंचेगा तो उसमें क्या चेंज आएगा। सो दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो ये जो डैश्ड लाइन है ये बता रही है कि पैरेलल ट्रांसपोर्टेड वेक्टर में क्या फर्क आया, और ये वाली जो टेढ़ी लाइन है ये बता रही है कि क्यू वेक्टर के ऊपर जो वेक्टर मौजूद होगा क्यू पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा। ठीक है, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाल लेंगे तो आपको एक नया वेक्टर यहाँ पर इस सीमत में मिल जाएगा, जो कि डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा बार एक्स ए होगा। और ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप अपने क्यू के ओरिजिनल वेक्टर में से जो क्यू पे ऑलरेडी मौजूद था उसमें से माइनस कर देंगे इस वेक्टर को जो कि आपने पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे लाए थे, एंड देन आप इन दोनों को यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ये इस वेक्टर को लिखा है माइनस इस वेक्टर को, यूं समझ लें कि हेड टू टेल रूल लगाया हुआ है, यानी अगर आप ये डैश्ड वेक्टर में ये छोटी वाला वेक्टर ऐड करें तो आपको ये वेक्टर मिल जाता है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर का क्यू पॉइंट पे और इस वेक्टर का जो डिफरेंस है वो इस वेक्टर के बराबर होगा। तो यही चीज यहाँ पर डिफरेंस वेक्टर उन्होंने लिखी हुई है, एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स ए, ये वाला वेक्टर जो है जो ऑलरेडी क्यू पे मौजूद था उसमें से माइनस करें वो वेक्टर जो अभी आप ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं एक्स ए प्लस डेल्टा बार एक्स ए, तो एक्स ए माइनस एक्स ए कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा बार एक्स ए क्वेश्चन 20 की राइट साइड आपको मिल जाएगी, जिसको ग्राफिकली आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम एक नया काम करने जा रहे हैं, वो ये है कि हम डेल्टा बार एक्स ए जो है जो पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके जब वेक्टर को लाए और उसमें जो फर्क आया था उसको डिफाइन करने जा रहे हैं एक खास तरह से, जहां पे आप अब अफाइन कनेक्शन डाल देंगे। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें हमें ये पता है कि जो डेल्टा बार एक्स है ये ज़ीरो हो जाएगा अगर आपका जो असल वेक्टर है वो ज़ीरो हो जाए या फिर उसके जो कोऑर्डिनेट में चेंज आया था वो ज़ीरो। दूसरे लफ्ज़ों में डेल्टा बार एक्स ए तब तक मौजूद रहेगा जब तक पी और क्यू दो मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे। ये मैंने पहले भी बात की है कि अगर पी और क्यू एक ही जगह पर आ जाए तो इनका जो डिफरेंस है डेल्टा वाला वो ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डेल्टा बार वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से वो डिफाइन करता है कि डेल्टा बार इज लीनियर इन बोथ एक्स एंड डेल्टा एक्स। यानी अगर अगर आप एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि डेल्टा बार एक्स जो है इज इक्वल टू जो भी आएगी चीज दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डेल्टा एक्स। क्योंकि अगर डेल्टा एक्स को जीरो करने से आप चाहते हैं कि डेल्टा बार एक्स जीरो हो, या एक्स को जीरो करने से आप चाहते हैं कि डेल्टा बार एक्स जीरो हो, तो डेल्टा बार का एक ऐसा फार्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें एक्स और डेल्टा एक्स लीनियरली आ रहे हों, फर्स्ट पावर के साथ आ रहे हों। उसके बाद अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वो फैक्टर है जिसको हम अफाइन कनेक्शन कहेंगे। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आप इसको अब देख भी सकते हैं। 6.21 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डेल्टा बार एक्स जो है दैट वाज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डेल्टा एक्स, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो यहाँ पर एक फैक्टर आएगा जो कि फाइन कनेक्शन कहला रहा है। यानी इस डेल्टा बार चेंज का इस डेल्टा एक्स और एक्स के साथ जो कनेक्शन कायम करने वाला फैक्टर है इसको कह रहे हैं फाइन कनेक्शन। ठीक है, इसी को बाद में जाके क्रिस्टोफल सिंबल का नाम भी दे दिया जाता है। ये माइनस साइन जो है ये बाय कन्वेंशन हम लेते हैं। कुछ किताबें माइनस साइन नहीं भी लेती, वो प्लस भी ले लेती हैं, लेकिन डी इन वर्णों की बुक जो है वो डेफिनेशन करते वक्त यहाँ माइनस को रखती है। अच्छा, तो इस चीज को आपने जरा जहन में रखना है, ठीक है, कि डेल्टा बार एक्स इस तरह से डिफाइन होगा। इसमें ये जो गैमा है ये 1-2 टाइप का एक टेंसर समझ लें कि ये, चलें इसको देखेंगे अभी। ये इसके बारे में शक है, ये टेंसर नहीं है बिकॉज इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म लाइक अ टेंसर। तो अभी हम इसको जस्ट एक फैक्टर कह लेते हैं, या इसको आप फाइन कनेक्शन नाम है इसका वो इस्तेमाल कर लेते हैं उसके लिए। और उसके ऊपर भी इंडेक्स आ रहे हैं और शक्ल से देख के यही लग रहा है कि ये भी कोई टेंसर होगा, यानी जिसका एक इंडेक्स ऊपर है, दो इंडेक्स जो है वो नीचे है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इट इज नॉट अ टेंसर, इट्स जस्ट अ फैक्टर which connects different points of the manifold। तो यहाँ से अब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पर उसने बताया है कि उसको डिनोट कैसे किया जाता है कि अगर एक्स ए वेक्टर हो तो उसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वो डेल सी होगा, दैट विल बी डेल सी। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि डेल के नीचे सी लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव तो है लेकिन इसका इंडेक्स चूंकि नीचे है लिहाजा ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, जो मैंने शुरू में बात बताई थी। अगेन आप इसको कोमे के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा लेते हैं, और कुछ किताबें जो हैं वो यहाँ पर दो लाइनें लगा देती हैं। यानी सिंगल लाइन लगी हो तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होता है, डबल लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ओके, तो ये आगे फिर उसने उसको डिफाइन किया हुआ है। यानी आप क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स सी से डिवाइड करते हैं इस चीज़ को, यानी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे माइनस एक्स प्लस डेल्टा बार एक्स। ये आप यहाँ से बना सकते हैं जो आपने ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो इसके बराबर होती है। यू कैन डू दिस, बहुत सिंपल है। तो बाद में बस आपने करना ये है कि इसको डेल्टा एक्स सी पे डिवाइड करना है, यानी वो जो आपने माइनस वाली चीज़ बनाई हुई है पिछली क्वेश्चन 21, उसको डेल्टा एक्स सी से डिवाइड करके और लिमिट डेल्टा एक्स सी अप्रोचेस टू जीरो कर देना है। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है लिमिटिंग प्रोसेस में। और अगर आप इसको लफ्जों में बताना चाहते हैं तो वो क्या है, यानी ये समझ लें, ये डेफिनेशन है इसकी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एट क्यू पॉइंट and the vector at q parallel to x at p point divided by the coordinate differences in the limit as these differences tend to zero। तो ये तीन लाइनें डेफिनेशन है कोवेरिएंट डेरिवेटिव की, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि बेसिकली आप क्या करते हैं, ये जो टर्म है डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा बार एक्स ए, इसको डिवाइड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट डेल्टा एक्स सी से, और फिर डेल्टा एक्स सी अप्रोचेस टू जीरो आ रहा है। और आपको पता है ये क्या चीजें थी, डेल्टा एक्स ए क्या था, ये वो डिफरेंस था जो ऑलरेडी एक क्यू पॉइंट के ऊपर वेक्टर जो है वो पी पॉइंट से किस तरह मुख्तलिफ है ये उसका डिफरेंस बता रहा है। डेल्टा बार एक्स ए क्या था,
कि अगर आप पी वाले वेक्टर को उठा के पैरेलली क्यू पे ले आएंगे तो उसमें क्या फर्क आएगा। तो इन दोनों का जो फर्क होगा, यानी ये जो छोटा सा वेक्टर है, इस वेक्टर में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट चेंज फ्रॉम पी टू क्यू, यानी डेल्टा एक्स सी, सच दैट कि दोनों का डिफरेंस इंतहाई क्लोज हो जाए, इनफिनिटेसिमल हो जाए, लिमिट डेल्टा सी एक्स सी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो फिर इस चीज के चेंज को ही डेरिवेटिव कहा जाता है। यानी क्यू पॉइंट के ऊपर ही दो वेक्टर हैं जिनके डिफरेंस को डेरिवेटिव से मौसूम किया जा रहा है। क्यू पॉइंट के ऊपर ही दो वेक्टर हैं, एक उसका अपना वेक्टर है और एक वो वेक्टर है जो पी के पैरेलल आप लेके आए हैं। उन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस को ही डेरिवेटिव कहेंगे। कब? जब ये डिफरेंस इंतहाई स्मॉल होगा, इनफिनिटेसिमल होगा, यानी लिमिट जो है वो डेल्टा एक्स सी अप्रोचेस टू जीरो होगी। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से अब आप इस इक्वेशन को, इसने बताया भी हुआ है कि अगर आप इक्वेशन 18 को इस्तेमाल करें, ये वाली इक्वेशन को, यानी अब आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि आप इस एक्स ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स को माइनस करने जा रहे हैं, इस टर्म एक्स ए को, और बाकी ये जो चीज़ थी इसको आपने डेल्टा एक्स ए कहा था, तो ये आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको ही आपने इस्तेमाल करके, यानी डेल्टा एक्स ए की वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करके इसको कर लेना है। ये एक आधा स्टेप बनेगा, आई थिंक नोट्स में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो this is the final definition of covariant derivative. डेल्टा एक्स, डेल्टा सी ऑफ एक्स ए, यानी अब ये क्या चीज है लेफ्ट हैंड साइड, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इज इक्वल टू, पहले एज इट इज इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिख लेना है, यानी वही डेल सी की जगह डेल्टा सी आ जाएगा और एक्स ए वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म आपको डालनी पड़ेगी जिसमें ये गैमा आ रहा है। ठीक है जी, गैमा टाइम्स एक्स बी वाली टर्म जो है वो डालनी पड़ेगी, वो आप यहाँ से भी इस्तेमाल करके डाल सकते हैं। जब आप डेल्टा बार एक्स में पुट करेंगे, ये डेल्टा बार एक्स की वैल्यू पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, इसलिए यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद डेल्टा एक्स सी अप्रोचेस टू जीरो पुट करेंगे, तो वहाँ से आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी और ये वाली टर्म जो है डेरिवेटिव में ऐड हो जाएगी। मतलब एक दो स्टेप्स हैं जो यहाँ पे मिसिंग है, वो आप कर लें। तो पार्शियल एक्स सी, यानी पहले ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव प्लस गैमा टाइम्स जो है वही वेक्टर आएगा दोबारा। ठीक है, बस ये होगा कि इंडेक्स चेंज हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस इंडेक्स के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, वो इंडेक्स गैमा फैक्टर में लास्ट पे आता है। तो ये देखें, सी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया था तो सी एंड पे आया, बी के ऊपर सम हो गया, ए ऊपर जो है वो क्यों मौजूद है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे भी ऊपर मौजूद था। इस रूल को भी थोड़ा सा सीखना है आपने कि इधर आपके पास एक इंडेक्स ऊपर और नीचे है ए और सी, तो इधर भी ए और सी है ऊपर नीचे, तो इधर भी ए और सी ऊपर नीचे ही होगा लेकिन क्रॉस में जाके, यानी सी लास्ट टर्म होगी और ए ऊपर आएगा, तो बाकी रह गया एक और इंडेक्स, तो बी, बी के साथ, यानी यहाँ पे जो मर्जी लिख ले, बी लिख ले, डी लिख ले, जो मर्जी, उसको आपने आखिरकार सम कर देना है ताकि सिर्फ दो इंडेक्स बाकी बचे, ए और सी, जैसा कि लेफ्ट साइड पर है। अब इसमें ये जो पूरी टर्म है राइट हैंड साइड सारी की सारी, अगर आप इसका प्राइम ले लें, डेल प्राइम एक्स प्राइम गैमा प्राइम एक्स प्राइम, तो ये इक्वल आ जाएगी अगेन इसी फॉर्म के, यानी वो बराबर आ जाएगी डेल एक्स प्लस गैमा एक्स के, यानी डेल प्राइम एक्स प्राइम प्लस गैमा प्राइम एक्स प्राइम, दिस विल बी इक्वल टू डेल एक्स प्लस गैमा एक्स। दूसरे लफ्जों में राइट हैंड साइड इज इनवेरिएंट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज वाई हमने इसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहा है कि ये इनवेरिएंट होता है, ये एक टेंसर बन गया। बाय डेफिनेशन इट इज अ टेंसर, यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव टेंसर है। पार्शियल डेरिवेटिव अकेला जो था वो टेंसर नहीं था, ये आपको 6.1 आर्टिकल में आपने ये देखा था कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज नॉट अ टेंसर, बट adding this term, this gamma times x term, now this delta x as a whole is a tensor। ठीक है, तो राइट हैंड साइड सारी की सारी अगर ट्रांसफॉर्म कर दी जाए तो वो दोबारा इसी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके, यानी लेफ्ट साइड पे प्राइम लिख लें और राइट साइड पे अनप्राइम लिख लें, एंड देन एक्स प्राइम की वैल्यू पुट करें, एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट करें, डेल प्राइम के ऊपर आप चेन रूल लगाएं, तो ये 2-4 स्टेप्स आप करेंगे तो आपको गैमा प्राइम और का गैमा के साथ ताल्लुक मिल जाएगा। तो ये देखें जी, गैमा प्राइम का गैमा से ताल्लुक ये लिखा हुआ है।
अब गामा प्राइम में 3 इंडेक्स हैं तो 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं। जो इंडेक्स ऊपर होता है उसका प्राइम भी ऊपर होता है, तो ए ऊपर है तो देखिए पार्शियल एक्स प्राइम ऊपर है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यानी ये वाली टर्म है, तो आप देखें ए ऊपर है तो यहाँ पार्शियल एक्स प्राइम ए ऊपर है, बी और सी नीचे हैं तो उनके प्राइम भी नीचे हैं, और अकॉर्डिंगली आपने सारे इंडेक्स जो है वो बैलेंस कर देने। और यानी अगर आपने ए ऊपर रखा है, ठीक है, बी नीचे रखा है यहाँ पर और सी नीचे रखा है, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि लेफ्ट पे भी ऐसे ही था। तो बाकी जो है मसलन डी ई एफ, तो अगर इधर डी नीचे है तो गामा के साथ डी ऊपर होगा, इधर ई ऊपर है तो गामा के साथ नीचे होगा, एफ इधर अगर ऊपर है तो गामा के साथ नीचे होगा, क्योंकि इन्होंने सम हो जाना है, ये डमी इंडेक्सेस है। माइनस आपको ये एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगी अगेन सेकंड डेरिवेटिव वाली। ये टर्म क्या बता रही है? ये बिल्कुल वही बता रही है जो 6.1 में आपने देखा था कि ये जो चीज है 3 इंडेक्स वाली, जब आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो ये लीनियरली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि माइनस इसमें एक सेकंड ऑर्डर टर्म भी आ गई, सेकंड डेरिवेटिव टर्म भी आ गई, जिसका मतलब है कि इसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये टेंसर नहीं है। लिहाजा अफाइन कनेक्शन या क्रिस्टोफल सिंबल भी इसको कहा जाता है, इट इज नॉट अ टेंसर। ठीक है, तो ये उसने एक्सरसाइज भी आपको दी हुई है कि इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज कि आपने 23 क्वेश्चन और 24 इक्वेशन जो है इसको आपने अब आप मैं समझ लें कि होमवर्क है, आपने इसको करना है। वैसे आपके नोट्स पे किया हुआ है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस नोट्स को इस्तेमाल ना करें, आप खुद इसको यूज करें। यानी अगर आप इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे तो उसका मतलब है कि आप टेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो इसको आपने खुद अब करके देखना है, 2-4 स्टेप्स हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि फाइन कनेक्शन, फाइन मैनिफोल्ड वगैरह वगैरह क्या होता है। आगे उसने ये बताया कि अगर आपके पास एक स्केलर फील्ड हो, देखें यहाँ पर जो हमने डेरिवेटिव लिया था वो था कोवेरिएंट डेरिवेटिव ही होगा, लेकिन वो एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का था, इसकी जगह पे कोई स्केलर फील्ड भी तो ले सकते हैं आप। इसी तरह यहाँ पर कोई कोवेरिएंट वेक्टर भी ले सकते हैं, यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ कोवेरिएंट, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ मिक्स्ड टेंसर, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर, तो चारों आप डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ कॉन्ट्रावेरिएंट में डिफाइन किया। अच्छा, जब आप इसको स्केलर में लेके जाते हैं तो उस पर वो पार्शियल डेरिवेटिव ही रहता है, क्योंकि स्केलर के अंदर मैनीफोल्ड का कोई चक्कर नहीं रहता और स्केलर हर जगह मैनीफोल्ड पे सेम वैल्यू रखता है। तो स्केलर को आप पी पॉइंट पे देखें या क्यू पे देखें, उसकी वैल्यू सेम ही होती है। दिस इज बाय डेफिनेशन स्केलर कहते ही उसको है। सिमिलरली अगर आप देखें इसको एक्स ए, अगर ए इंडेक्स नीचे है यानी कोवेरिएंट वेक्टर का डेरिवेटिव लेना हो तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर उसमें प्लस आ रहा है तो इसमें माइनस, अगर उसमें माइनस लिया था तो इसमें प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर एक मिक्स टेंसर हो आपके पास तो उसमें यह है कि जहाँ ऊपर वाला इंडेक्स होगा उसमें गामा प्लस वाली टर्म आएगी, और जहाँ भी नीचे वाला इंडेक्स होगा वहाँ माइनस वाली टर्म आएगी। तो ये उसने बताया भी होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया हुआ है, यू कैन डू दिस। उसके बाद एक चीज डिफाइन की है टॉर्जन टेंसर। वो क्या है कि अगर आपके पास दो गामा फैक्टर्स हों और एक गामा फैक्टर के नीचे वाले इंडेक्स जो हैं उनको आप चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, रिप्लेस कर दें एक दूसरे से, यानी बी सी को सी बी से, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं आता। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक पार्ट, तो दोनों पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, मतलब हर टेंसर तो नहीं, खैर इसको कहना चाहिए। आप ये देखेंगे ये जो 3 इंडेक्स वाली चीज है फाइन कनेक्शन, इसको आप दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पार्ट इसका बनेगा सिमेट्रिक और एक पार्ट बनेगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक पार्ट का मतलब होगा कि इंडेक्स चेंज किए तो उसके साथ एक माइनस आ जाएगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा दोनों का, उसको हम कहते हैं टॉर्जन टेंसर। सिमिलरली अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखनी है तो उसमें आप टी को जीरो कर देंगे, टी जीरो कर देंगे तो इसका मतलब है कि गामा ए बी सी और गामा ए सी बी सेम हो गए हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो टॉर्जन टेंसर पे ये डिफाइन करता है, सॉरी टॉर्जन टेंसर इस तरह से डिफाइन होता है। लेकिन हम जो है वो इस टॉर्जन टेंसर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक वाला जो पार्ट है ना इसको इस्तेमाल करेंगे। रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्स टू सिमेट्रिक कनेक्शंस, यानी
हम ये कहा करेंगे कि जो नीचे वाले इंडेक्स हैं बी और सी, अगर इनको चेंज कर दिया जाए सी और बी, तो इस क्रिस्टॉफल सिंबल पे, इस अफाइन कनेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस चीज़ को ही इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पार्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ठीक है जी, यहाँ तक फिलहाल कर लेते हैं, आगे फिर इसी को इस्तेमाल करके हमने जियोडेसिक की क्वेश्चन बनानी है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा आपके पेपर में भी आ चुका है।